फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है एंड उसको करने की जरूरत क्या है। 20 से 25 वाली जो उम्र होती है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, वो ज्यादा अपना टाइम स्पेयर करता है कि उसको फिगर आउट करना होता है कि वो करियर में क्या करे, ठीक है। राइट राइट। अब उसके अंदर उसको ये भी टाइम निकालना है कि उसको इन्वेस्टमेंट भी करना है, उसको अपना फैमिली का ध्यान भी रखना है एंड उसको अपना जो इमरजेंसी फंड है वो भी बनाना है। तो ये वाली सारी चीजें वो कैसे करे। मेरे आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो बोलते हैं कि ना मैं अभी 20 साल का हूँ, मुझे है ना 30 में ना फरारी खरीदनी है, तो आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए फाइनेंशियली। जो भी यंगस्टर्स होता है ना, उनका ये कीवर्ड बैठा हुआ है, फाइनेंशियली फ्रीडम उनको चाहिए जल्द से जल्द। अब एक यस। आइडियल सिनेरियो क्या है कि भाई मैं अपने आप को कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, अब मुझे कभी पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, पैसा खुद को पैसा बनाएगा अपने आप। और फाइनेंशियल फ्रीडम तो बाद में आता है। लोग तो फाइनेंशियली फिट जो होते हैं ना, वो ही नहीं है। कोई 30 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल है, उसने सुना ही नहीं है इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसको अब हाँ। इन्वेस्टमेंट चालू करना है, अब वो कैसे प्लान आउट कर सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो एवरीवन गॉट वेरी रियली एक्साइटेड, क्योंकि इवन यंगस्टर्स आल्सो, वो उनको फिगर आउट हो रहा है कि यार इन्वेस्टिंग जैसा भी कुछ है, हमें भी इन्वेस्ट करना है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, ताकि सब लोग जो हैं इसके अंदर कवर हो जाएं। लेट्स स्टार्ट विद दिस कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है एंड उसको करने की जरूरत क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो पैसा बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है सब लोगों के लाइफ का। तो राइट। अगर हम उसे मैनेज नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो उसके बहुत बुरे रेpercussions हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी दैट आप चाहे दूसरे काम थोड़ा पेंडिंग में रख लो, बट गिव प्रायोरिटी टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग। बिकॉज अगर फाइनेंस का ही बेस बराबर नहीं होगा, so your whole life will go haywire. So that is one thing. And to start with, basic is like rather than have this mindset that rather than you working for money, make money work for you, and that can happen only if you have proper financial planning. सो फाइनेंशियल प्लानिंग एक इंडिविजुअल अपना सेलेक्ट कैसे कर सकता है, क्या रोड मैप होना चाहिए कि उसके जो डिजायर्ड गोल्स हैं, जो भी उसको वांट्स चाहिए अपने लाइफ के अंदर, वो उसको ले पाए टाइम टू टाइम। तो हर एक की लाइफ स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से राइट। लाइफ स्टेज में है। इज ही इन अर्ली ट्वेंटीज, लेट ट्वेंटीज? जैसे अर्ली ट्वेंटीज एंड लेट ट्वेंटीज में पीपल आर मोस्टली सिंगल दीज डेज। They don't get married till 30, I should say. So their financial goals are different from for people who are starting financial planning after 30. Their financial goals will be different. It'll be pertaining to having a house or having securing the child education. So it depends on which life stage you are. And if you want to know about the people who are in early 20s, then they have the benefit of taking the risk. So they can invest in an instrument where they can take a risk, because first of all there are two things, they don't have responsibility and they have a longer period to invest. So if you're starting from early 20s, you have another 30-40 years where you can take a chance and you can invest and have good returns. So जो अर्ली 20s की क्राउड है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। दे शुड बी मोर फोकस्ड ऑन हैविंग गुड रिटर्न्स एंड बिल्डिंग अ गुड कॉर्पोरेट। तो इसके अंदर हम डेडिकेटेडली बात करें कि कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट वुड बी द बेस्ट सूट वन। So I will suggest two things. First is mutual fund, which is equity based, कि जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो गेटिंग अ बेटर रेट ऑफ रिटर्न देन बैंक, because bank is giving 7%, and inflation of India is also roughly about 6 to 7%, which is going to last. It's not going to be an end to it. So it's better that you invest in an instrument which beats the inflation. Otherwise सिर्फ अगर बैंक एफडी में ही रख के आप चलोगे तो बैठे बैठे गरीब हो जाओगे, राइट। बिकॉज इन्फ्लेशन तो ऊपर जाने ही वाला है, महंगाई हाँ। बढ़ने ही वाली है, चीजें महंगी होने ही वाली है। So हम्म। might as well invest in instrument like mutual fund. But again, mutual fund में हजारों mutual funds है. So it depends कि जो बंदा invest कर रहा है उसके सर पे क्या responsibilities है. For example, उसके सर पे एटलीस्ट पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहने ही वाली है, that his parents are going to be with him even if he is not married. So he should not
put everything. It's a saying. Don't put all your eggs in one basket. So he should diversify in equity fund, in debt fund, and then he should also be very mindful of the basics of financial planning जो हम पहले बात कर रहे थे, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस होना, खुद का ही हम्म। नहीं, पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड वो होना बहुत ज़रूरी है बिफोर इवन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, कि कल को कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो एटलीस्ट यू हैव दैट इमरजेंसी फंड विच इज अ 6 months और 12 months इन प्लेस, कि अगर सब कुछ बंद हो गया तो भी घर का किचन चलते रहे। सो इमरजेंसी फंड इज मिसिंग इन मैनी ऑफ द पीपल्स लाइफ, और जहाँ पे फिर इमरजेंसी कोई आ जाती है, सो द होल फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द हाउस गोज हेयर। राइट। साथ साथ इमरजेंसी फंड के साथ साथ और क्या मैंडेटरी चीज़ें होनी चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस। यस, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए एटलीस्ट 10 times ऑफ दैट पर्सन एनुअल इनकम, ओके। और हायर साइड पे 20 times, lower side पे at least 5 times. And health insurance, as I said, that is necessary. Then emergency fund is necessary. After these three things are done, then you think of investing in instruments. And health insurance also, many youngsters do this mistake that in case if they are employed with the MNC or with some firm who is already giving them a health insurance, people make a mistake that they do not take a personal health insurance. And we, as an advisor, we always advise, even if your company is giving health insurance, you should have at least a small element of personal health insurance. Because अब अगर ले ऑफ हो गया या कोई भी सिचुएशन से अगर जॉब छूट गई तो उसके साथ वो हेल्थ इंश्योरेंस भी चला गया, और दूसरी जॉब जब तक मिलेगी, इट कैन टेक फ्यू मंथ्स, अ ईयर, इन केस इन बिटवीन कोई इमरजेंसी आ गई तो हो सकता है आपकी सालों की सेविंग्स उड़ जाए। हम्म। सो प्रोटेक्शन ऑफ योर वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थ इंश्योरेंस डज दैट प्रोटेक्शन, that in case of an hospitalization your savings are intact, they are not touched, the health insurance company takes care of the expense. ओके। So that is a very, very important thing. These youngsters should know that हम्म। saving that premium amount is way less compared to the amount of savings which you will have to shell out in case if health emergency comes. तो मैम मेरे को एक ना क्विक थॉट आ रहा है कि इन ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग हो गई, फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, देन उसके बाद पूरा इसको अलग एक टेंजेंट है इन्वेस्टमेंट और इसका चीज़ों का। Yes, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि 20 से 25 वाली जो उम्र होती है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, वो ज़्यादा अपना टाइम स्पेयर करता है कि उसको फिगर आउट करना होता है कि वो करियर में क्या करे। ठीक है। correct, right, अब उसके अंदर उसको ये भी टाइम निकालना है कि उसको इन्वेस्टमेंट भी करना है, उसको अपना फैमिली का ध्यान भी रखना है, एंड उसको अपना जो इमरजेंसी फंड है वो भी बनाना है। तो ये वाली सारी चीज़ें वो कैसे करे? क्योंकि 20 से 25 साल में तो वो पहले अपना करियर फाइंड आउट करने में ही निकाल देता है। correct. So 20 से अगर यंगस्टर है, 20 से 25 के बीच में उसकी एज है, तो आई एम हम्म। श्योर उसके फादर ने ऑलरेडी इमरजेंसी फंड बना के रखा होगा। अगर नहीं बनाया है तो यू कैन एडुकेट योर फादर, हम्म। बिकॉज डेफिनेटली फादर इज ऑल्सो अर्निंग व्हेन अ चाइल्ड इज बिटवीन 20-25। फादर की भी सैलरी आ ही रही है या उनका बिजनेस होगा कुछ, हम्म। तो आई विल सजेस्ट के एज अ हाउस यू शुड ऑल सिट टुगेदर एंड work on the finances of the house rather than father taking the solo call, or only father looking out of the finance. So you can sit, and maybe if he is not aware, you can educate him and हम्म। along with him, so that of course at between the age of 20 to 25 it is very difficult कि वो सारा burden ले. It's not going to be possible राइट। without parents support. So yes, parents का support रहेगा, और side by side he can start with a small saving. Not that he has to take care of health insurance or emergency fund, but at least when he is aware, they together can take and work on that thing. ओके। सो अगर जैसे जस्ट नाउ अपन ने डिस्कस करा कि 20 से 25 के एज ग्रुप में है वो,
तो उनका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे होना चाहिए? लाइक जैसे ना हमने बात करी है कि म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो रिकमेंडेड वे क्या है कि जिससे हमें कम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स मिल जाएं? तो रिकमेंडेड वे तो ये है कि अगर कम रिस्क लेना है तो डायरेक्ट स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट ही ना करें, क्योंकि ओके। एक तो वो करियर बनाने के लिए अपने कोशिश में रहेगा, और स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो इट्स अ होल अनदर स्टडी which you need to have. You need to keep a track on the company's fundamentals, कि किसके fundamentals अच्छे हैं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें नहीं करें, and plus the risk factor is a lot. So instead of that, invest in mutual fund जहाँ पे एक फंड मैनेजर ऑलरेडी बैठा है जो ये काम कर रहा है आपके लिए, हम्म। and it is safe क्योंकि they don't invest in one or two companies. They have a basket of 50 companies, 60 companies, 40 companies. उसमें से अगर चार पांच डूब भी गए तो doesn't make any big difference. So if you want to play safe and you want to have good returns, invest in mutual funds हम्म। लाइक इन इनिशियल स्टेज। in initial stage, yeah. And once when you are settled and you have that inclination of investing X amount of time every day on learning how the company or learning the companies and their backgrounds and fundamentals, then you can step up in direct stock. ऑल राइट। बाकी अगर जैसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले उसके अंदर बात करें तो इन्वेस्टमेंट So again, अपॉर्चुनिटी। so then it's entirely his choice that how he wants to play that. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, so then he can invest in stocks. But again, like you have to be ready for the adversities also, and you don't have to be. Basically क्या होता है कि लोग अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, देन उनकी पीसफुल जो नींद रहती है वो चली जाती है. हम्म। So if you depends what your priority is. If your priority is peace of mind, then don't go into stocks. If you can हम्म। handle those emotions which will go up and down with the market going up and down, राइट। तो ही आप इन्वेस्ट करो स्टॉक्स में, अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन. हम्म। तो जैसे आपने बताया कि अगर जैसे वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, अब मैं ये हम्म. जानना चाहूँगा आपसे कि अगर जैसे न्यूली मैरिड है और क्या बोलते हैं उनका बेबी होने वाला है, तो है ना फादर ओके. को थोड़ी ना टेंशन होने लग जाती है कि अब एक्सपेंसेस एब्सोल्युटली. बढ़ गए हैं और एजुकेशनल फीस भी होगी। उसके बाद उसका पूरा मतलब थ्रू आउट लाइफ उसका पूरा प्लान आउट करना होता है। राइट. तो एक फादर के पर्सपेक्टिव से क्या क्या उसको स्टेप्स लेने चाहिए? तो सबसे पहले तो आजकल की जनरेशन इतनी स्मार्ट है कि शादी होती तो बच्चा नहीं करती है. दे वेट फॉर 2 to 3 years or राइट। maybe 5 years and then they plan a child. So when you are getting married, get your wife and you should sit together and actually plan a way कि if we are planning a child from 3 years from now, then let's start saving today itself. So that जब actually when the baby will be born, they'll be very light, anxiety नहीं होगी father को, parents को, राइट। and they will be prepared to handle those additional expenses. And I will suggest कि why even wait for marriage if you are a person who is wanting stability in life, then right from the start, in the start of your career, early 20s, mid 20s, start saving. Don't wait for the marriage कि नहीं शादी होगी मैं तभी सेव करूंगा या तभी इन्वेस्ट करूंगा. Start your smart saving or smart investment as early as possible. इज In देयर एनी fact, रूल? हाँ बताइए। In fact, me being into finance, my kids, like, my daughter is 20, she is already having a couple of SIPs, and then even my nephew, he is 18, he is having a couple of SIPs. So they are so mindful that whenever they are getting cash in Diwali or certain occasions, Raksha Bandhan, whether it is like 1,000 rupees, 5,000 rupees, they are aware that no, instead of spending, it's better that we uh, invest in a way कि उसके ऊपर और पैसे, the money earns more money. पैसे भी इनकम हो जाए। Yeah. So they are in 20s.
Like राइट। my nephew has not even reached 20. आई थिंक लॉकडाउन में मैंने भी रिलेट कर सकता हूँ कि लॉकडाउन में भी मैंने यही सीखा था। अंकुर वारिको की सारी वीडियोस देखी थी एसआईपी के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। तो वहीं से Okay. पता लगा था कि हाँ, इन्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर Yeah, ट्रेडिंग, फिर देन बहुत सारा एक्सपीरियंस। तो मैं यही right. पूछ रहा था कि इसका कोई थंब रूल है या फिर कोई ऐसा रूल है कि इतना ही एक्सपेंसेस होने चाहिए, इतना अपना जो सैलरी का अमाउंट है वो एक्सपेंसेस में होना चाहिए, इतना जो है इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, एंड जो आपका रेस्ट है वो रख सकते हो। तो ऐसा So, कुछ रूल फॉलो yeah, करना होता है? there is a rule which is 50, 30, 20. So 50 is for your basic necessities, groceries, electricity, telephone bills. Then 20% is for your savings, compulsory savings. But and 30 for your wants. But on an individual basis, I personally tell them that put 30 in savings and keep 20 for your wants. ओके। Because the more you'll save, the more it'll compound over a period of time and you will have a bigger wealth jar. हम्म। So, and in the initial stages when parents are also taking care, you don't actually have all that responsibility on your head that you have to look after the house. So a person in that age can easily invest 30%. ऑलराइट। सो इसके अंदर ऐसा है कि अगर हम जितना जल्दी इन्वेस्ट करना चालू करें उतने ही हम रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। Yes, time plays a very important factor when it comes to compounding. मतलब हम्म। जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना लॉन्गर पीरियड में वो मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स वो कंपाउंड होके बिग कॉर्पस बन सकता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे लेट्स सपोज मैं अभी 22 ईयर्स ओल्ड हूँ, एंड मैंने अभी ना स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना। और सेम ऑन द अदर हैंड एक इंडिविजुअल है जो कि 35-40 अराउंड हो गया है, बट उसने अभी तक इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करा है, वो अब इन्वेस्ट करना चालू करेगा। तो राइट। कंपैरेटिवली रिटर्न्स में क्या डिफरेंस आ सकता है? तो रिटर्न्स में तो लाइक आई मीन मैं अभी वो ऑनलाइन कैलकुलेटर शेयर करके दिखा देती, बट हाँ, हाँ। यस, जो बंदा 22 में चालू करेगा और जो बंदा 35 में चालू करेगा, तो देर इज अ गैप ऑफ 13 years. सो वो 13 years में ऑलमोस्ट आई विल मेरे ख्याल से डबल द अमाउंट का फर्क पड़ जाएगा। लाइक कि जो 22 में इन्वेस्ट कर स्टार्ट कर रहा है वो 1 करोड़ बना लेगा, और शायद जो 35 में इन्वेस्ट कर रहा है वो 50 lakhs भी ना बना सके। ऑलराइट। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट कंपाउंडिंग। हम्म। लाइक उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकते हैं कि उसको सेम वो एक लेवल के सेम रिटर्न्स आ जाए जो 20 साल का स्टार्ट कर रहा है? उसको डबल पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर जो 20 साल का इन्वेस्ट कर रहा है समझो 10 हजार, तो 35 वाले को 10 हजार भी नहीं, कम से कम 50 हजार से चालू करना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू रीच टू द लेवल ऑफ दैट पर्सन हु हैज स्टार्टेड इन एट द एज ऑफ 22। ओके, तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बहुत ज्यादा हो कंपैरेटिवली जाएगा। जो जिसने पहले स्टार्ट किया है। Right, and that is why we urge and we tell the youngsters that please, you have the benefit of starting early, so why let it go? Just start early. Because when we were in 20s, उतना अवेयरनेस नहीं था, पेरेंट्स को नहीं पता था, इंटरनेट नहीं था, गूगल हम्म। नहीं था। तो हमें वो मौका नहीं मिला कि हम अर्ली 20s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते। तो यंग जनरेशन को मौका है तो वो मौका गवाए नहीं प्लीज। राइट। आपका एफडी के बारे में क्या कहना है? इज इट अ गुड ऑप्शन इन इन्वेस्टिंग? ओनली फॉर इमरजेंसी फंड, तो ओनली फॉर इमरजेंसी फंड। क्योंकि हम्म। अगेन फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट में आज से 20 साल पहले 13-14% था, तो हम्म। दैट वाज अ गुड रिटर्न। राइट। But as and when a country grows and India is growing, the हम्म। interest rate is going to go down. आज 7% है, आज से 5 साल बाद it will be like 3 or 4%, और उसके 5 साल बाद maybe 2%. So fixed deposit
आपका जो रिटर्न है वो कम ही होने वाला है। तो इंस्टेड वी सजेस्ट के यू इन्वेस्ट इन, या तो कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो जो कि पेंशन फंड्स है, जहाँ पे आपका 7% फिक्स हो जाए। लाइक 10 साल बाद भी आपको 7% रेट से ही पेंशन मिलेगा। हम्म। But and of course, in mutual funds, you are going to get at least 12 to 15%. मतलब 12% तो कहीं नहीं गया। अगर कैसा भी म्यूचुअल फंड होगा वो 12% तो आपको रिटर्न दे ही देगा। So fixed deposit is not a good investment, but yes, it is a safe place to keep your funds, and that also safe only till the amount of 5 lakh. बिकॉज अगर जैसे बैंक डूब गई तो उसका इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख तक का होता है। तो अगर आपने 10 लाख भी रखे हैं, बैंक डूब गई, तो भी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो 5 लाख से ज्यादा एफडी न रखें, उससे अच्छा आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर लो। एंड दैट ऑल्सो अ पर्सन नीड्स टू चेक कि उसकी बैंक ने वो इंश्योरेंस किया हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर वो बैंक का इंश्योरेंस नहीं किया होगा तो उसे वो 5 लाख भी नहीं मिलेगा। ऑलराइट। आई थिंक म्यूचुअल फंड जो है, फिक्स डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा अपने मनी को प्रिजर्व रखने के लिए ज़्यादा सही रहेंगे, यस, रादर यस, देन कि हम उसको सोच रहे हैं कि इसका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा थ्रू आउट द टाइम। ट्रू, यस। राइट। एंड देयर आर सम टैक्स बेनिफिट्स आई गेस। कुछ बैंक्स एफडीज निकालती है जिसमें टैक्स बेनिफिट रहता है, जो 5 इयर्स का रहता है। अगर वो टैक्स बेनिफिट के वजह से करना है देन इट्स ओके, हम्म। वो टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं वो फिक्स डिपॉजिट करके। या आई थिंक वो पेरेंट्स जो बोलते आ रहे हैं कि भाई एफडी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो एक वो प्री या कंसीव नोशन बन जाता है कि हाँ हमें भी वही करना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स ने बोला है। और पेरेंट्स ने क्यों बोला है? क्योंकि उन्होंने देखा है 13-14%, और तब टीडीएस भी नहीं था। अब तो ओके। सीधा 10% निकल जाता है, हम्म। टैक्स कट जाता है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन एज एन इन्वेस्टमेंट। राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट कि है ना फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात करें कि है ना ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी तो। या कंपल्सरी सेविंग, के जो हम्म। इनकम आ रही है उसमें से 20% या 30% आप साइड में कंपल्सरी निकालो। ये सोचो कि वो है ही नहीं आपके पास, and हम्म। then you manage your expenses in whatever way, compromise a little on desires, compromise on impulse purchase. तो वो एक अगर आपने मास्टर कर लिया ना, ट्रस्ट मी, बाकी और कोई मिस्टेक जो छोटी मोटी होगी ना वो भी कवर अप हो जाएंगी। एंड यस, स्टार्ट अर्ली, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, द राइट टाइम इज नाउ। नाउ। राइट। मेरे आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो बोलते हैं कि है ना मैं अभी 20 साल का हूँ, मुझे है ना 30 में है ना फरारी खरीदनी है, तो आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए फाइनेंशियली। टू बी फ्रैंक, अभी तक ऐसा बंदा तो कोई आया नहीं, बट या हम्म। दे ऑलवेज कम के मुझे, और रादर आई वुड से पीपल आर नॉट इवन aware of their own financial goals. Like you are a good unique one who came up with this example, but otherwise when I get even the parents के हम्म। बच्चों का प्लानिंग करना है, दे डोंट इवन हैव दैट फिगर इन माइंड कि मुझे बच्चे के लिए 1 करोड़ चाहिए कि 50 लाख चाहिए। वो तो हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपको सीए अगर करवाना है या डॉक्टर बनवाना है या इंजीनियर बनवाना है तो आज की कॉस्ट ये है, 10 साल 20 साल बाद कॉस्ट ये रहेगी। तो आपका फाइनेंशियल गोल ये XYZ होना चाहिए। पीपल आर नॉट अवेयर हम्म। कि what is the amount they need to plan for. That is राइट। why I focus more on financial goals rather than just telling them the instrument के यहाँ इन्वेस्ट कर लो वहाँ इन्वेस्ट कर लो। बिकॉज वो इंस्ट्रूमेंट तभी डिसाइड हो पाएगा जब आपका फाइनेंशियल गोल फिक्स होगा, और नंबर ऑफ इयर्स कि इतने साल में इतना चाहिए इस चीज के लिए, दैट इज अ मस्ट। सो या जो आप मिस्टेक बोल रहे थे ना, वो ये और एक मिस्टेक है कि लोग अपना फाइनेंशियल गोल नहीं जानते हैं, हम्म। जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो जाने कि आपको क्या चाहिए और कौन से साल में चाहिए, एंड देन यू फिगर आउट द इंस्ट्रूमेंट। या
ये तो बहुत ज़्यादा वैलिड है कि उनको पता होना चाहिए ना कि यार कौन सी उम्र में क्या चाहिए, उस अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है। ऐसा नहीं कि या आप और एक बार ख्याल आया कि यार ये चीज़ खरीद लेते हैं तो वो स्टार्ट करने लग जाते हैं फिर। दे आर जस्ट ड्रीम्स। या है, लोगों के मन में है कि मुझे फरारी खरीदना है, मुझे घर चाहिए, हम्म मुझे ऐसी बाइक चाहिए, पर एक्शन नहीं है। नथिंग इज ऑन हम्म पेन एंड पेपर कि ये साल तक मुझे ये चाहिए। ड्रीम्स में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। राइट। सो अगर हम रियलिटी की बात करते हैं, अब मुझे चाहिए, तो अब क्या फाइनेंशियली मुझे वो करना है पूरा अकॉर्डिंगली? इज इट मोर लाइक कि मुझे एक्टिव इनकम ज़्यादा बढ़ानी है, या फिर मैं पूरा डिपेंडेंट हो सकता हूँ अपने पैसे वाली जो मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करके बनाऊंगा? तो अगर पैसिव इनकम बनाने के लिए सबसे पहले तो टाइम चाहिए। एक दिन में तो खड़ी नहीं हो जाएगी पैसिव इनकम, राइट? तो यू विल नीड टाइम टू क्रिएट दैट पैसिव इनकम। एंड सबसे पहले अगर आपको फरारी चाहिए, तो उस अगर 10 साल बाद चाहिए, तो इन्फ्लेशन के बाद वो 10 साल बाद उसकी क्या कॉस्ट होगी, अकॉर्डिंगली विल हैव टू डू अ बैक कैलकुलेशन एंड देन कम टू अ फिगर कि भैया आज आपको ये इन्वेस्ट करना रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा होगा फॉर ए यंगस्टर। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ यंग जनरेशन हु इज इन 20 and 25 के बीच में, so it's going to be way beyond their capacity to invest unless and until they are born with a silver spoon. राइट। बट यस, एस्पिरेशन होना बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी भी है। हम्म देन ओनली यू विल फिगर आउट के वो एक जोश होना चाहिए अंदर कि नहीं, आई वांट इट एट दिस एज। एंड पीपल हु, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जिस दिल को दिल शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट राइट। जाती है उसे तुमसे मिलाने में। So if you are dedicated, if you're disciplined, and if you're हम्म focused, you can still get a Ferrari. राइट। मुझे तो ऐसा लगता है इसके अंदर कि है ना, जैसे हमारे यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस होते हैं, हमें एक सर्टेन एज में ना ये वाली चीज़ चाहिए होती है, किसी को घर चाहिए होता है, किसी को कार चाहिए होती है, कुछ भी फैंसी चीज़ या मटेरियलिस्टिक चीज़ें। Right. तो आप मुझे बताना है मैं सही हूँ या गलत हूँ कि इसके अंदर ये वाला एस्पेक्ट काम नहीं करता है, इसके अंदर लॉन्ग टाइम में ये एक्सपेक्ट काम करेगा कि आप इन्वेस्टिंग वगैरह से पैसे कमा रहे हो, बट अगर आपको क्विक जो मतलब जैसे 4-5 सालों के अंदर ही कुछ ऐसी मैसिव चीज़ चाहिए जो आपके बाउंड्रीज के बाहर हो, तो मुझे लगता है वहाँ पर एक्टिव इनकम आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए बढ़ाने में। Yes. 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 100%। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि कहीं कोई बेटर आपको डील मिल रही है, या हम्म कहीं जॉब मिल रहा है, या कहीं पार्टनरशिप मिल रही है, तो देन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से तो नहीं हो पाएगा। If you हम्म have big dreams and big aspirations, because investments is a long-term process. It's not a quick money. तो हम्म इन्वेस्ट अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, विच ऑफ कोर्स इज अगेन अ नेसेसिटी, तो यू हैव टू इन्वेस्ट स्मार्टली। बट हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में आपके एस्पिरेशंस हैं एंड यू आर अ रिस्क एंड एक्शन टेकर, then go for it, like work on your active income, figure out, and I always say don't just stay dependent on one source of income. हम्म नेवर कि भाई जॉब कर रहे हैं वो जॉब से ही पैसे आ रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं उसी से बिजनेस आ रहा है। हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सो डेफिनेटली आपको आपकी एक्टिव इनकम भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आप ये भी बताते हैं क्लाइंट्स को एक्टिव इनकम कैसे बना सकते हैं और ज़्यादा? तो क्लाइंट्स को, सी आई एम नॉट अ बिजनेस कोच और समथिंग कि हम्म जहाँ पे मैं उन्हें आइडिया दूं कि आप ये करो। बट या, एज client we do advise them that, or rather, I'm into an online coaching space also, where I tell them that you should have multiple sources of income, and I guide them that this is something which you can do, these are the options available, why not try this? And it हम्म depends on the person whether he is ready to take that risk and effort। क्योंकि बताने को तो हम बता देंगे, लोगों की विलिंगनेस नहीं होती एक्स्ट्रा काम करने की, एफर्ट डालने राइट। अब तो ऐसा हो गया कि बस आगे होकर आ जाए पैसा। की। So one advice I would want to give to the younger generation, that have aspirations but be that risk taker and action taker, because unless and until you are taking action, you are taking risk, you cannot have that big jump which everybody wants.
अगर आप रिस्क नहीं ले सकते ना, इफ यू वांट टू प्ले सेफ, तो फिर वो हम्म। मेडियोक्रिटी में ही इंसान रह जाएगा। वो फिर बिल्कुल। देन ही शुड लीव हिज एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स। पॉसिबल ही राइट। नहीं है फिर। राइट। एंड मैं समझता हूँ कि है ना, एक इंडिविजुअल को सारे एस्पेक्ट्स के अंदर है ना प्रो होना चाहिए। लाइक मैं नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट होना चाहिए, बस यूँ कह रहा हूँ कि सब हाँ। कुछ आना चाहिए उसको। लाइक फ्रॉम फाइनेंस, फ्रॉम कम्युनिकेशन, सब कुछ यस, ऑलरेडी। यस, यस। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है ना, स्कूल का थोड़ा करिकुलम ही चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ तो है ही नहीं कुछ, फाइनेंस का एफ तक नहीं है वहाँ पे। लाइफ स्किल्स सिखाने चाहिए, जैसे फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई, राइट। हम्म। या योगा हो गया। आई थिंक दीज थिंग्स शुड हैव बीन कंपल्सरी इन स्कूल, के आगे चल के यही काम आने वाला है। बिल्कुल। वो जब ये चीज़ भी मैं रिलेट कर सकता हूँ। जैसे मैं कॉलेज में पहुंचा, कॉलेज के बाद जस्ट आफ्टर मैं अपने थर्ड ईयर के बाद मैं जॉब करने लगा, तो ये रियलाइज़ हुई यार, ये हम लोग क्या पढ़कर आ रहे हैं और जो जॉब में कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपको टीम राइट। कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपको बिल्डअप करना आना चाहिए, कैसे आप प्रेजेंटेशन स्किल्स अपनी बताओगे, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। और वो कॉलेज में तो वही चलता है अपना, मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर भी ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिलता। Yeah, I think there is a huge shift needed in our हम्म। education system, जहाँ पे ये सारी चीजें वो inculcate करें, so that आने वाली जनरेशन है हम्म। मतलब जो भी नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, एटलीस्ट दे आर रेडी फॉर द लाइफ व्हेन दे गो पास आउट कॉलेज। हम तो क्या पास आउट करके लाइफ में आगे चल के फिर सीखे हैं, यू नो। राइट। राइट। बट राइट। वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे तो लाइफ विल बिकम इजियर फॉर देम। लाइक आप लोग इवॉल्व्ड वर्जन हो थ्रू आउट द टाइम, और हम लोग जस्ट उसको पूरा फर्स्ट उस पर्सपेक्टिव में देखें कि हाँ ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या। जो अपकमिंग जनरेशन आएगी। राइट। सो अगर फाइनेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर हमारा थोड़ा वो करें एम्फोसाइज इस चीज़ पे कि स्कूल करिकुलम में भी होना चाहिए यस, 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 सब्जेक्ट्स वगैरह, एब्सोल्युटली। इट्स मस्ट अ नीडेड। मस्ट नीडेड थिंग इन या। प्रेजेंट टाइम। सो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी यंगस्टर्स होते हैं ना, उनका ये कीवर्ड बैठा हुआ है, फाइनेंशियली फ्रीडम उनको चाहिए जल्द से जल्द। अब एक यस। आइडियल सिनेरियो क्या है कि भाई मैं अपने आप को कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, अब मुझे कभी पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, पैसा खुद को पैसा बनाएगा अपने आप। क्या आइडियल्स वो है पिक्चर? तो बेसिकली काफी सारे परसेंटेज ऑफ लोगों को यही नहीं पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, बट आधी से ज्यादा जनता को नहीं पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन क्या है। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन ये है कि आपको घर बैठे बैठे कुछ काम करे बिना आपका खाना पीना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चलता रहे। सबसे पहले तो इसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो फर्स्ट पीपल नीड टू गेट क्लियर ऑफ दिस। अब वो आपकी जो लिविंग है ये सेम स्टैंडर्ड पे चाहिए कि हायर स्टैंडर्ड पे चाहिए कि उससे भी हायर स्टैंडर्ड पे चाहिए, उसका तो कोई दी एंड नहीं है। सो समवेयर यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन। और फाइनेंशियल फ्रीडम तो बाद में आता है। लोग तो फाइनेंशियली फिट जो होते हैं ना, वो ही नहीं है। हम्म। मतलब जैसे अगर कोई बॉडी बिल्डर या जिम की अगर बात करो, फिजिकल फिटनेस की, तो जैसे एक मॉडल का जीरो फिगर जीरो साइज रहता है, तो वो जीरो साइज तो दूर की बात है। सो दैट फाइनेंशियल फ्रीडम इज जीरो साइज। भैया हम्म। तुम पहले फिट तो हो जाओ, हेल्दी तो हो राइट। जाओ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी हार्ट रेट, आपका बीएमआई, वो सब पहले बराबर हो करो, एंड देन यू थिंक ऑफ जीरो फिगर। तो वो ही नहीं सही है। लोगों का फाइनेंशियल फिटनेस ही नहीं सही है। हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट इन प्लेस, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट इन प्लेस, इमरजेंसी फंड इज नॉट इन प्लेस। एडुकेटेड लोगों का, आई एम टॉकिंग लॉयर्स डॉक्टर्स का, दे डोंट हैव इमरजेंसी फंड इन प्लेस। हम्म। तो फिर कहाँ बात आती है भैया फाइनेंशियल फ्रीडम की? इट्स लाइक अ ड्रीम। सो राइट। मैं जैसे बोला कि ड्रीम करना और एक रियलिटी में बहुत फर्क है। हम्म। तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज द सेकंड स्टेज। फर्स्ट एटलीस्ट टू बिकम फाइनेंशियली फिट। दैट इज हम्म। व्हाट इज माय टेक ऑन दिस। फाइनेंशियली फिट के अंदर आपने क्या क्या बताया, सो दैट हम एक कंक्लूड कर पाए? इमरजेंसी फंड, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या दैट्स अबाउट इट।
ओके, फिर इसके बाद क्या? इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन द राइट इंस्ट्रूमेंट, ऑल राइट, देन वी कैन कंसिडर ourselves एंड देन financially मल्टीपल free. सोर्सेज ऑफ इनकम, एक्टिव इनकम. एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, या तो एक तरफ आपका पैसिव इनकम जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, वहां पे आपका पैसिव इनकम बिल्ड हो रहा है, और प्लस एक्टिव इनकम भी आप दो तीन चार जितने चाहो उतने सोर्सेज ऑफ इनकम कर सकते हो. सो दिस लाइक अ लैडर, एंड देन आता है फाइनेंशियल फ्रीडम. हम्म. एंड इसके अंदर मैम ऐसा है कि जैसे जैसे कि मेरे लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हो सकता है, किसी के लिए थर्ड पर्सन के लिए किसी और अमाउंट का फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है. लेट्स सपोज मेरे लिए 200 करोड़ है, किसी के लिए 400 करोड़ होगा, तो ये वेरी कर हाँ, सकता है. यस राइट. यस, अब किसी के मेरा लिए इसके अंदर या 5 करोड़ होगा. एक इंडिविजुअल को इतने ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता है क्या कि वो सोचता है कि यार मैं अपने जब मैं अपना 35 की एज तक पहुंच जाऊंगा तो मेरे अकाउंट में लिक्विड होना चाहिए 1,000 करोड़ रुपए और मेरे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए. इतना ज़रूरी है क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा अमाउंट की भी आवश्यकता नहीं है अपने नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के बिल्कुल लिए. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. दैट इज जस्ट अ वे, इट्स अ ड्रीम फिगर. टू बी फ्रैंक, इट्स नॉट हम्म. अ रियलिटी फिगर. और इंसान को कितना, लाख रुपया महीना बहुत हो गया. 1.5 लाख रुपया राइट. महीना एज अ एक्सपेंस फॉर पर हम्म. इंडिविजुअल इज मोर देन इनफ. तो अगर उस बिल्कुल. हिसाब से कैलकुलेट करो तो साल का 12 लाख होता है. हम्म. और अगर आप मतलब आई आई डू प्लानिंग फॉर माय क्लाइंट, तो ज्यादा में ज्यादा मतलब हाईएस्ट जो फिगर आया है दैट हैज फॉर माय HNI clients it has come to 150 crore. वो भी मतलब वन ऑफ द केस है. बाकी मोस्टली इट्स लाइक 33 crore, 35 crore, 50 crore. तो 500 करोड़, 1000 करोड़ इट्स लाइक इट इज नॉट रिक्वायर्ड. हाँ, अगर आपका सपना है कि आपको मल्टी बिलियनर बनना है अंबानी जैसा, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट टू बी फाइनेंशियली फ्री यू डोंट नीड दैट मच ऑफ अमाउंट. 50 करोड़, लाइक 40 to 50 crore इज मोर देन इनफ 20 years फ्रॉम नाउ. आज की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिनकी प्लानिंग कर रही हूँ उनके लिए 50 crores is a decent amount. It's a हम्म. big amount, and which is achievable in 20 years from हम्म. now. अगर हम्म. स्मार्टली अगर इन्वेस्ट करे तो एंड मैम इसके अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा मतलब कवर हो सकता है ना, इसमें कवर मतलब करके दिक्कत ही नहीं है. मैं या कवर करके ही मैं ये अमाउंट बता रही हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग ओके. दिस डे इन एंड आउट. राइट. म्यूचुअल फंड का कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट है? क्यों सो दैट क्योंकि मुझे ज़्यादा पता है म्यूचुअल फंड में आप ऐसा डायरेक्टली देख नहीं सकते हो कि आप कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है आपका एक्चुअल में फंड. हाँ, यू कैनॉट कीप अ ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी स्टॉक, बिकॉज सी उतना हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा फंड मैनेजर पे कि हम्म. आज वो अगर इतने करोड़ों रुपए ले रहा है तो डेफिनेटली द कंपनी इज ऑल्सो, कंपनी भी चुन के ही फंड मैनेजर को अपॉइंट करेगी. ऐसे ही करोड़ों रुपए किसी के भी हाथ में तो देगी नहीं. तो वी नीड टू ट्रस्ट कि जब बिजनेस साइकिल के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कौन से स्टॉक्स निकालने, कौन से ऐड करने हैं, वो करता रहेगा. उसमें हम वी कैन नॉट कीप अ टैब कि वो क्या निकाल रहा है और क्या ऐड कर रहा है. और वो अगर वही अगर करना है तो माइट एज वेल डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. म्यूचुअल फंड में एक सिंपल ये है कि भैया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और फिर भूल जाओ, आराम की भूल जाओ. चैन की नींद सो. ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा अगर करना है तो फिर डायरेक्टली स्टॉक्स में ही कर लो. तो हम एक पर्सपेक्टिव लेते हैं कि कोई 30 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल है, उसने सुना ही नहीं है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसको पता नहीं है स्टॉक्स के बारे में, उसको पता ही नहीं है एसआईपी के बारे में क्या होती है. वो हाँ. एक्टिव इनकम में उसका एक सोर्स है, जॉब से लेता ओके. है वो, और उसको अब हाँ. इन्वेस्टमेंट चालू करना है. हाँ, ठीक है, अब वो कैसे प्लान आउट कर सकता है? तो सबसे पहले तो उसे बताना पड़ेगा कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, बट आपको अब आपके पैसे को आपके लिए काम करना सिखाना पड़ेगा या शुरू करना पड़ेगा. एंड देन वी कैन प्रपोज के दीज आर द इंस्ट्रूमेंट. और उसे एक्चुअली पिक्चर दिखानी दिखानी पड़ेगी कि भैया अगर आपने सेव नहीं किया, उसे आईना एक्चुअली दिखाना पड़ेगा कि अगर आपने सेव नहीं किया तो फ्यूचर में आपके साथ आपकी रियलिटी ये होगी.
तो आपको ये रियलिटी चलेगी या नहीं चलेगी। चलेगी तो ठीक है, जैसे जिंदगी बिता रहे हो वैसे ठीक है। अगर नहीं चलेगी तो जो स्टेप्स हम बोल रहे हैं सेविंग के लिए वो आप फॉलो करो, इन्वेस्ट करना चालू करो। राइट, उसको तो फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलना चाहिए ऑफ कोर्स। क्विकली। यस। एंड आई विल सजेस्ट कि सिर्फ उसे ही नहीं, आई गेस एवरीवन शुड गो टू अ प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर। क्योंकि अगर एक बार आपने शुरुआत अच्छे से कर ली ना इन 20s और 30s, तो आपका आगे का जो फ्यूचर है, फाइनेंशियल फ्यूचर इज गोइंग टू बी रियली very good compared to a person who will go to a financial advisor in 40s, mid 40s. So जाना तो है, जा, या तो आप पूरा रिस्क, लाइक फाइनेंस इज सच अ बिग थिंग, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू नॉट गो टू फाइनेंशियल एडवाइजर। बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, लीगल जरूरत पड़ी लॉयर के पास जाएंगे, पर जो इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंस का, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई दे डोंट गो टू फाइनेंशियल एडवाइजर। डीआईवाई ट्राई करते हैं, यूट्यूब देख लेंगे, कोई ऐप पे कुछ ट्राई कर लेंगे, गूगल कर लेंगे, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस रेजिस्टेंस। सो एंड अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, गो टू अ प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर। ऐसा भी नहीं कि आजकल हर एक, एज आई टोल्ड यू, हर एक बंदा अपने आप को फाइनेंस एक्सपर्ट समझ like you know there are so many other coaches who are giving financial ज्ञान, so please आप credibility check कर लो सबसे पहले तो, क्या आप follow किसको कर रहे हो, and then take a call, go to a proper consultant। ठीक है वो फीस लेगा पर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करके देगा। your whole financial future is going to be secure, and I secure, and I guess your future is worth that fee। राइट, आई थिंक वो रील्स के ऊपर 30 सेकेंड्स के अंदर स्टॉक्स बता देते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशन, म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन, उसको फॉलो करना चाहिए क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, फिर बाकी लोग के अपने व्यूज हो सकते हैं। ऑन रिस्क। या आई विल सजेस्ट के हैव योर ओन रिसर्च, कि भाई किस कौन सी कंपनी के क्या फंडामेंटल्स है, एंड देन ओनली इन्वेस्ट इन स्टॉक। बेसिक्स तो सीख ही सकते हैं आई थिंक यूट्यूब से। अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो थोड़ा टेक्निकल बंदे से जान सकते हैं। यस, एंड देयर आर कोर्सेज अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि हम्म। आजकल तो सब कुछ सीख सकते हैं। तो इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, इफ यू आर दैट पर्सन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन स्टॉक, go to a proper institution, get yourself enrolled for it, study it, and then start investing in stock। नाउ हम बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। Yeah, सो रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी होती है, क्या एक सिनेरियो है? तो जनरली रिटायरमेंट की एज पकड़ते हैं हम 60 या 65, और जब बंदा 30s में है तब से अगर वो प्लानिंग करे, 20s में तो लाइक छोटे अमाउंट से चालू कर सकता है, बट लोग उतना अवेयर नहीं होते। पीपल मतलब कम टू इसको मी इन, जब हम 20 साल के होंगे तब भी स्टार्ट कर सकते हैं? तभी स्टार्ट कर सकते हैं। इतना लाइक बोझ है मैं, हमारे पास, हाँ, इतना बोझ क्यों है? it's not about boj, it's like why do you consider retirement planning as a boj? It's a good thing, you're planning for your future, and it is not that difficult। और जरूरी नहीं कि रिटायरमेंट रख के ही आपको इन्वेस्ट करें, यू कैन इन्वेस्ट अदरवाइज ऑल्सो। और उसमें से पुल नहीं करो, डोंट रिडीम इट, यू डोंट स्टॉप इट, यू विल हैव अ बिग कॉर्पस। सिर्फ उसको हम्म। नाम दे दिया रिटायरमेंट फंड इसलिए क्योंकि आज 60 के बाद, कुछ 60 क्या, मैं तो बोलती हूँ 40s में ही बीपी शुगर चालू हो जाता है लोगों को। तो 60 राइट। के बाद फिजिकली उतना फिट नहीं रहता इंसान जितना वो 30s में 40s में रहता है। तो काम करने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है, और उस वक्त एज अ कंपल्शन काम नहीं करना पड़े, मजबूरी में काम नहीं करना पड़े, दैट इज व्हाई यू शुड हैव रिटायरमेंट फंड इन प्लेस। वरना वहां तो पैर दुख रहे हैं, घुटने दुख रहे हैं, लेकिन जॉब पे जाना है क्योंकि क्विट नहीं कर सकते। तो दैट इज अ वेरी सैड सिनेरियो। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी हम्म। स्मार्ट
व्हेन यू आर इन योर 30s एंड 40s कि भाई आगे चल के हमें ये प्रॉब्लम ना फेस हो। सेम इसके अंदर ये बात आ जाती है ना कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए रिटायरमेंट पे। यस, यस, एब्सोल्युटली। सब लोगों के लिए अलग अलग रहेगा। सब लोगों के लिए रहेगा क्योंकि उनके घर खर्चे अलग रहेंगे मंथली। हम्म। So it all depends on how much is your monthly expense। ऑल राइट। और तो हाँ, जहाँ पे हम्म। इन्फ्लेशन की बात एक्चुअली हम कर रहे थे कि 6 और 7% है, ये तो नॉर्मल कंज्यूमर इन्फ्लेशन मैं बता रही हूँ इकोनॉमी का। बट अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अगर कैलकुलेट करे तो इट इज अराउंड 14%। क्योंकि आज जो बंदा एक नॉर्मल स्टोर में जाके टी शर्ट खरीद रहा है, कल को उसको एरो की टी शर्ट चाहिए, फिर उसको अरमानी की टी शर्ट चाहिए। तो वो इन्फ्लेशन अलग ही इन्फ्लेशन है, वो फिर 7% के 7% से नहीं कैलकुलेट होता है, वो 14% से कैलकुलेट होता है। तो हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग इन्फ्लेशन है। एजुकेशन का इज रफली अबाउट 12%, हेल्थ इंडस्ट्री का इज 14 to 15%, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हम्म। क्योंकि सब लोग, इंडिया सस्ता है तो सब लोग आते हैं दुनिया भर से इलाज करने। मिडिल ईस्ट से आते हैं, यूरोप से आते हैं। आयुर्वेदा के मतलब यू नो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की वजह से भी इंडिया में काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं फॉर हेल्थ केयर। एंड दैट इज व्हाई हेल्थ केयर का इतना इन्फ्लेशन है कि आजकल इंडियंस को ही वो भारी पड़ भारी पड़ रहा है। राइट। तो मैम मैंने अभी तक जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई अपनी, तो यही कंक्लूड करा है कि जल्द से जल्द जो है या तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को ऑप्ट कर लो, या फिर जो है स्टार्ट कर दो इन्वेस्टमेंट करना और अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करना, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं अभी इसके बारे में अवेयर भी नहीं है और इनिशिएट भी नहीं यस, करते हैं इसके बारे में बात करना। या एंड देन दे रिग्रेट। लोग हम्म। मतलब आई हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर अबाउट 20 years। तो जिनको हम्म। मैंने 15 साल पहले बोला था कि आप चालू करो इन्वेस्टमेंट, when they were in 30s, now they are in 40s, late 40s। और अब 10-12 साल रह गए 60 पहुंचने में, एंड नाउ दे आर वांटिंग कि अब मेरे को तो बड़ा कॉर्पस चाहिए। एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि अरे मुझे पहले चालू कर लेना चाहिए था, मुझे पहले आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। सो द चॉइस इज योर्स। You can make your future bright, you can make your future dull, depends on what decision you take। राइट। आई थिंक वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए होता है। मैंने एक न्यूज़ देखी थी, उसके अंदर है ना उसके दादाजी ने ना 3,000 शेयर ले रखे थे एमआरएफ के, जब वो 3 डिजिट में था। Oh फिर God। उसके बाद वो है ना, उसको डॉक्यूमेंट्स मिले फिजिकल फॉर्म में, आई थिंक वो होते थे पहले, डीमैट वगैरह नहीं होता था हाँ, वर्चुअलाइज। या राइट। तो फिर वो बोल रहे थे सर मैं इसको रिडीम कैसे करूं। तो फिर उसका प्रोसेस चल रहा था उसका न्यूज़ पे। ओके। तो आई थिंक इट इज़ मोर लाइक कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो आप अपना फ्यूचर के लिए कर रहे हो, वो आपके लिए नहीं है, उसको आप इन्वेस्ट करके थोड़ा भूल जाओ। हाँ, एटलीस्ट ना 10 साल इन्वेस्ट करके, 10 मिनिमम आई से कि 10 साल तो 10 years। भूल जाओ। हम्म। 10 years। राइट। सो आई थिंक वी हैव रीच द पॉडकास्ट एंड एंड हमने बहुत सारी डिस्कशन करी अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बहुत आई बहुत होप थैंक इट यू वाज कहना चाहूँगा हेल्पफुल। सुमन मैम को। या डेफिनेटली। सो माय एनीथिंग यू प्लेजर। लाइक टू ऐड इन द एंड, हाउ कैन पीपल रीच आउट टू इफ समवन वांट्स टू कंसल्ट यू? Yeah, you can share my mobile phone, or you can write us on an email. We are also present on all social media platforms, Instagram, Facebook. You can just DM me and can get in touch with me or for the financial advice. ऑल राइट। हम जो है डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, सो मेक श्योर यू कैन चेक आउट द Sure, डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आप अभी तक देख रहे sure, हो, आई थिंक व्यूवर्स जो भी अभी तक देख रहे हैं, सो उनको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल सी दैट। ओके देन, थैंक यू सो मच।